आज तारीख 8 बजे हैं रात के 9। आज तारीख है 8/4/26। रात के बजे हैं 9। मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो। एग्जाम नज़दीक है, पढ़ाई करिए तेज। वीडियो से बार बार सुनिए और तैयारी करिए। कल हम पढ़े थे नेटवर्क डन तक। आज हम पढ़ने वाले गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो हेडिंग लगाते हैं गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ये हमारी हेडिंग पढ़ने वाली है, ठीक है। अब एक सिस्टम को कंसीडर करिए जो सराउंडिंग से आइसोलेट ना हो। तो फॉर ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं विच इज नॉट आइसोलेट फ्रॉम सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से आइसोलेट न हो। द टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टी टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टी, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस टी से, इज गिवन बाय द टोटल एंट्रोपी डेल्टा एस टी मीन्स टोटल इज गिवन एज कैसे लिखते हैं बेटा? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग। सराउंडिंग को यस यू डबल आर लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मान लीजिए कोई रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग को माइनस क्यूपी होगी। इफ ए रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर QP, the amount of heat transfer to surrounding will be, क्या कहेंगे उसको? माइनस QP कहेंगे, ठीक है। माइनस QP। ठीक है, QP 10। अब हम लिख सकते हैं QP किसकी? सराउंडिंग की। किसकी? सराउंडिंग की। इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP। Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट, P मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर।
सिस्टम की। अब Q बराबर होता है बेटा डेल्टा एच, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच किसका, सिस्टम का। ठीक है। अब ये मान लिया जाए कि जो हमारा सराउंडिंग है वो बहुत बड़ा सिंक के जैसा है, जैसे समझिए समुद्र जैसा है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट निकाल लीजिए या थोड़ा सा अमाउंट डाल दीजिए पानी का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इट इज एज्यूम दैट ये मान लिया गया द सराउंडिंग कैसा है, एज लाइक ए लार्ज सिंक, एज लाइक ए लार्ज सिंक। ठीक है। फॉर हीट एंड किसके किसके लिए कह रहा है, ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर इनके लिए माना जाएगा तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएंगी, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। इसका मतलब डेल्टा एस जो सिस्टम का है, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर बाई टी। ठीक है। ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए इधर, तो डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस क्यू एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 करिए। ठीक है। अब सराउंडिंग के स्थान पर हम ये चीजें रखने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा डेल्टा एच बाई टी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second we may write आप लिख सकते हैं डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम की जगह लिखेंगे डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एच बाई टी किसके लिए, सिस्टम के लिए। ऐसा लिख दिया आपने। ठीक। अब हम टी का सब में मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन। टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच सिस्टम। ठीक। चूंकि डेल्टा एच हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम माइनस साइन से गुणा कर देते हैं, तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एच सिस्टम हो जाएगा। इसको सीधा कर ले रहा हूं, तो डेल्टा एच प्लस को पहले लिख ले रहा हूं, माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग को माइनस टी डेल्टा एस टोटल। अब ये देखिए, ये अपने में एक फार्मूला है डेल्टा जी का, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। ये किसके बराबर होगा, डेल्टा जी के बराबर हो गया, या डेल्टा जी इक्वल टू हम अब लिख सकते हैं माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल। ठीक। यानी स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। यानी डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज फेजिबल व्हेन ए स्पॉन्टेनियस process
इज फेजिबल व्हेन माइनस डेल्टा एस टोटल कैसा हो, इज पॉजिटिव, कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक ना। अब यही जो इक्वेशन है इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। नाउ डिस्कसिंग एबव इक्वेशन, नाउ डिस्कसिंग एबव इक्वेशन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसको हम अध्ययन करेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इसमें क्या मिलने वाला है। तो इसी इक्वेशन को हम हल करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। 2-3 केसें होंगी, आप लोग नोट्स बना लीजिए, मैं आगे चलता हूं। आइए देखते हैं केस फर्स्ट। हम देखते हैं कि व्हेन डेल्टा जी इज निगेटिव। डेल्टा जी निगेटिव तब होगा जब टी डेल्टा एस कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, यानी डेल्टा एस कैसा हो, पॉजिटिव है। ठीक ना। फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम एबव इक्वेशन, जो एबव इक्वेशन हमने लिखा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, इट इज क्लियर दैट, it is clear that delta G can be negative, delta G can be negative only when delta S total कैसा हो, पॉजिटिव हो। कैसा हो, डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव, कैसा हो, पॉजिटिव है। दैट इज प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, दैट इज प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, और किस दिशा में होगा, उसी दिशा में होगा। तो इसका हम कंक्लूजन लिखते हैं, हेंस a spontaneous process occurs, spontaneous process occurs at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure. The process is spontaneous, is spontaneous, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा किसमें, इन दैट डायरेक्शन, जिस दिशा में हो रहा होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा तो फॉरवर्ड में बढ़ेगा, और बैकवर्ड में हो रहा होगा तो बैकवर्ड में। व्हेन डेल्टा जी इज निगेटिव, जब डेल्टा जी निगेटिव हो, है? इसका मतलब जो प्रोसेस हमको मिल रहा है वो डेल्टा जी के घटते हुए क्रम में मिलेगा। दैट इज द प्रोसेस अकर, दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस occurs a decrease in gives free energy, फ्री एनर्जी। एक का डिस्कशन हो गया। अब हम केस सेकंड लेते हैं। क्या लेते हैं कि व्हेन डेल्टा जी इज जीरो, क्या हो जाए, डेल्टा जी जीरो हो जाए। ठीक ना। अब डेल्टा जी जीरो होने का मतलब समझिए, डेल्टा जी क्या हो जाए, जीरो। कब होगा, फ्रॉम एबव इक्वेशन,
डेल्टा जी जीरो होने का मतलब बेटा होता है कि टी डेल्टा एस मस्ट बी जीरो, दैट इज माइनस ऑफ टी डेल्टा एस क्या हो जाए, जीरो। टी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा एस जीरो हो जाए। डेल्टा एस जीरो होने का मतलब एस टू माइनस एस वन इक्वल टू जीरो हो जाए। इसका मतलब एस टू इक्वल टू एस वन हो जाए, यानी इनिशियल और फाइनल एंट्रॉपी आपस में बराबर हो जाए। यह तब होता है जब रिएक्शन हमारा कहाँ हो, इक्विलिब्रियम की अवस्था में हो। यानी इनिशियल और फाइनल दोनों एंट्रॉपी यदि आपस में बराबर है, यह कब कंडीशन बनती है, या जब रिएक्शन कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो ना। तब इसका कंक्लूजन लिखिए कि डेल्टा जी कैन बी जीरो, डेल्टा जी कैन बी जीरो ओनली व्हेन, कब जीरो हो सकता है, जब टी डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक ना। अब टी तो कांस्टेंट है, दैट इज, इसका मतलब डेल्टा एस कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इनिशियल और फाइनल एंट्रॉपी कैसी है, बराबर है। देयर इज नो चेंज इन एंट्रॉपी, देयर इज नो चेंज इन इंट्रॉपी। अगर इंट्रॉपी में चेंज नहीं हो रहा है, द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, हेंस द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यह हो गई दो केसें। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, जब डेल्टा जी कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। डेल्टा जी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। नोट्स बनाया आपने, मैं इसको रब कर रहा हूं, 3 2 1 0। ठीक है। केस थर्ड लिखते हैं। केस थर्ड क्या है कि व्हेन डेल्टा जी इज पॉजिटिव, उसी इक्वेशन से देखिए, वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, एस कौन सा, टोटल वाला। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब, डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब डेल्टा एस कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए, ठीक। दैट इज टी डेल्टा एस कैसा हो जाए, पॉजिटिव। कब होगा, जब यह निगेटिव हो जाए। कैसा हो जाए, दैट इज डेल्टा एस कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए, क्योंकि निगेटिव का पूरा निगेटिव करेंगे तभी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब S2 माइनस S1 कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए। यानी कि S1 बड़ा है, S1 क्या है, बड़ा, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाएंगे तभी माइनस होगा। इसका मतलब S2 लेस देन S1 है। पहली बात कि फाइनल की एंट्रॉपी इनिशियल से कम है। अगर ऐसा है तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा। दो चीजें यहां से क्लियर हो गई। इसका मतलब जो प्रोसेस हो रहा होगा कभी बैक नहीं होगा, हमेशा आगे की तरफ जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला, दैट इज द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ये इसका अर्थ निकला। यानी तीन कैसे निकली, जब डेल्टा जी कैसा हो, निगेटिव हो, डेल्टा जी कैसा हो, जीरो हो, और डेल्टा जी कैसा हो, पॉजिटिव। तीन कैसे आपको मिली। इसमें क्या है, स्पॉन्टेनियस है। कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, आगे की तरफ जाएगा। अगर आगे जा रहा होगा तो पीछे आ रहा होगा तो पीछे की तरफ, जिस दिशा में हो रहा होगा उसी दिशा में जाएगा। ये क्या बताता है, ये बताता है कि रिएक्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। और ये बताता है कि इरिवर्सिबल है, यानी रिएक्शन आगे जा रहा है तो आगे ही जाएगा, कभी भी वो पीछे नहीं आएगा। बात समझ में आई यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब दो चीजें और पढ़नी है आपको मुख्यतः इस चैप्टर में, एंट्रॉपी एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी। ठीक है, इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं, आप देखते रहिए।
वीडियो को। चलिए, 2 पॉइंट आपको मुख्यतः आज पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। हेडिंग क्या डालते हैं? हेडिंग डालते हैं एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। थोड़ा शार्ट में लिखता हूं, समझ जाइएगा। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कंसीडर, जो कह रहा है वही मानिए। कंसीडर द एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसी सेंटेंस को मैं शब्दों में लिख रहा हूं, उसी को मैं फार्मूले में लिख रहा हूं। एंट्रोपी एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जो कह रहा हूं वही लिख रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन आपको मिलेगा डीएस। फार्मूला क्या है बेटा? पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल, पहले के सापेक्ष, दूसरा कांस्टेंट डेल टी है तो dt, प्लस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल अब दूसरे के सापेक्ष, पहला कांस्टेंट। यहां तक बात समझ में आई? इसको इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि dq इक्वल टू de प्लस pdv। dq इक्वल टू de प्लस pdv। ठीक, dq कैसा? रिवर्सिबल। कैसा? रिवर्सिबल। ठीक है। अब चूंकि हमें ds चाहिए तो dq बाई टी चाहिए, तो पूरे समीकरण हम क्या करें? t से भाग कर दें तो dq बाई टी हो जाएगा। इधर हो जाएगा de बाई टी प्लस pdv बाई टी। ये देखिए बन गया आपका ds इक्वल टू de बाई टी प्लस pdv बाई टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। क्या बनाइए? 2। अब चूंकि हमें इंटरनल एनर्जी को देखना है तो इंटरनल एनर्जी की तरफ जाते हैं। ये भी फंक्शन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। क्या होती है? फंक्शन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। सिंस इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसी को मैं शब्दों में को फार्मूले में लिख रहा हूं। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। फिर इसका डिफरेंशियल करिए, de मिलेगा। फार्मूला वही है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करिए, दूसरे को कांस्टेंट रखिए, प्लस पूरे फंक्शन के सापेक्ष अब दूसरे वाले का डिफरेंशियल करिए, पहले को कांस्टेंट रखिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 बन गया। 3 से de की वैल्यू उठाकर 2 में रखिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 3। कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 3 वी में राइट। क्या लिख सकते हैं आप? ds इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ds इक्वल टू de की जगह रखना है तो 1/t में बाहर निकाल ले रहा हूं। de की जगह रख रहा हूं डेल e बाई डेल टी एट कांस्टेंट v dt प्लस डेल ई बाई डेल v एट कांस्टेंट t dv। ठीक है, इतना हो गया, प्लस p dv बाई t प्लस p dv बाई t। ठीक है, बस समझ में आई अच्छे से। अब टी को ऑपरेट कर दीजिए, अंदर ले जाइए। टी को क्या करिए? अंदर ले जाइए। इधर पाएंगे 1/t
डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी डी टी प्लस 1/t डेल ई बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी डी भी प्लस पी डी भी बाई टी। इधर क्या है आपका डी एस। क्या है डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी सी पी के बराबर होती है। सिंस आपको पता है सिंस डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी बराबर होता है सी भी के, तो ये बन गया डी एस इजकल टू सी भी डी टी बाई टी प्लस 1/t डेल ई बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी डी भी प्लस पी डी बी बाई टी प्लस पी डी बी बाई टी। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, अब ध्यान दीजिए दोनों में 1/t और डी भी कॉमन है, दोनों में 1/t और डी भी कॉमन है, तो निकालिए। क्या करें हम इसको अलग कर लें। ठीक है, तो सी बी बाई टी डी टी प्लस, अब आप ध्यान दीजिए 1/t और डी भी कॉमन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं 1/t और डी भी कॉमन निकाल, तो 1/t इधर निकाल रहा हूं, इधर बचेगा डेल ई बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी प्लस पी, और इधर निकाल रहा हूं डी भी। बात समझ में आई कैसे निकाला मैंने इसको? इक्वेशन नंबर 4 बनाइए, इक्वेशन नंबर 4 बनाइए। ठीक है, आ गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 दोनों चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका मतलब आपस में क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे, तो ये वाला dt वाला टर्म dt के बराबर होगा, dv वाला टर्म dv के बराबर होगा। ठीक है, आइए देखिए सिंस बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार लिखाना पड़ा। सिंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 दोनों एक्सप्रेस चेंज इन इंट्रोपी, दोनों इंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ, ये ऊपर वाला नहीं रहेगा, इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक, सो मस्ट बी आइडेंटिकल, सो मस्ट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है तो हम लेफ्ट को लेफ्ट के बराबर, राइट को राइट के, सो वी में राइट। dt वाला टर्म है डेल एस बाई डेल टी, डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी dt था, dt दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर हो जाएगा सी बी बाई टी, इक्वेशन नंबर 5। और यह था डेल एस बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी, क्या मिलेगा 1/t था, कोष्टक में है p प्लस डेल ई बाई डेल भी, डेल ई बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी, इक्वेशन नंबर 6। ठीक, 5 को डिफरेंस करिए b के सापेक्ष और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट t। ठीक, क्या लगने वाला है डेल बाई डेल भी
डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी। देखिए ये टर्म मैंने यहां लिखा, डेल भी के सापेक्ष करना है तो डेल बाई डेल भी, ठीक है। इधर क्या लगेगा, डेल बाई डेल भी सी भी बाई टी, ठीक। अब सी बी को तोड़िए, डेल ई बाई डेल टी है, सी बी को मैं तोड़ रहा हूं, डेल बाई डेल भी, इसका फार्मूला था डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी, ठीक। कांस्टेंट को हटाइए अभी, अब 1/t लगा हुआ है, 1/t लगा हुआ है, ठीक। तो कांस्टेंट t पर करना है तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं, कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डिफरेंशियल होगा, सिर्फ इसका होगा फंक्शन का, तो फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा डेल टू ई अपॉन डेल भी डेल टी आएगा। बात समझ में आ गई। इधर क्या है आपका, ऑपरेट हो जाएगा ऑपरेटर, डेल टू एस हो जाएगा, डेल भी डेल टी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, यहां तक बन गया। अब करिए 6 को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6। अब देखिए v के सापेक्ष किया तो v को कांस्टेंट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू, अब t के सापेक्ष करिए, एट कांस्टेंट v, उल्टा करना है, 5 को आपको v के सापेक्ष करना है, 6 को t के सापेक्ष। कैसे लिखेंगे, तो इस बार लिखेंगे डेल बाई डेल टी, डेल एस बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी, पूरे फंक्शन पर ऑपरेट होगा डेल बाई डेल टी, 1/t p प्लस डेल ई बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी, पूरे पर ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, पूरे पर ऑपरेट हो जाएगा। एक इसको मानिए, एक उसको मानिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो कैसे आंसर आएगा देखिए, इधर का हो जाएगा बेटा डेल टू एस अपॉन डेल टी डेल भी, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल करूंगा तो डेल पी बाई डेल टी आ जाएगा एक, ठीक। और इस बार करूंगा तो ऑपरेट हो जाएगा इस पर, प्लस देखिए इसको ऑपरेट करूंगा डेल पी बाई डेल टी हो जाएगा, इसको ऑपरेट करूंगा तो डेल टू ई आएगा अपॉन डेल टी डेल भी आएगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो एक फंक्शन हो गया, अब इसका दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर। अब ये पूरा ऐसे का ऐसे रह जाएगा, p प्लस डेल ई बाई डेल भी, पूरा का पूरा ऐसे रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस 5 को किया तो ये आया और 6 को किया तो ये आया, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, फंक्शन है टेम्परेचर वॉल्यूम का, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी, तो दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, सिंस एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सो इसका मतलब इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, सो इसका मतलब डेल टू एस अपॉन डेल भी डेल टी इज इक्वल टू डेल टू एस अपॉन डेल टी डेल भी। इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। बात समझ में आई। इसका मतलब ये वाला टर्म जो है इसके टर्म के बराबर है, दैट इज, इसका मतलब थोड़ा सा मैं इधर लिखूंगा, इधर बढ़ाकर, दैट इज 1/t डेल p बाई डेल टी
प्लस डेल टू ई अपान डेल टी डेल भी माइनस ऑफ 1 अपान टी स्क्वायर पी प्लस डेल ई बाई डेल भी इज इक्वल टू 1 बाई टी डेल टू ई अपान डेल भी डेल टी। ठीक, अब आप देखिए, अगर मैं इसका गुणा यहाँ कर दूं, इसका गुणा यहाँ कर दूं, तो ये दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये टर्म इससे कैंसिल होने वाला है, यहाँ बचेगा 1 बाई टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी। बचेगा क्या, 1 बाई टी डेल पी बाई डेल टी, ठीक है, डेल पी बाई डेल टी। बस समझ में आ रही है, एट कांस्टेंट भी है ये। बचेगा क्या, आप ध्यान दीजिएगा, एक टर्म कैंसिल हो गया। अब इसको मैं उधर भेज दूं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर बचेगा, p प्लस डेल ई बाई डेल भी बचेगा। समझ में आ रही है नहीं बात। अब देखिए, एक टी को एक टी से कैंसिल करूंगा, ठीक है, तो बचेगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी इक्वल टू 1 बाई टी पी प्लस डेल ई बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी। ये इक्वेशन नंबर 7 डालिए, इक्वेशन नंबर 7। अब 6 7 को देखिए, 6 और 7 को, ठीक है, इतने के स्थान पर मैं डेल एस बाई डेल भी लिख सकता हूं, इतने के स्थान पर, यहां से टर्म वही है, तो ये हो जाएगा डेल एस बाई डेल भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 को ध्यान से देख लीजिए एक बार। 6 और 7, राइट हैंड साइड 6 का और राइट हैंड साइड 7 का दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी में राइट आप क्या लिख सकते हैं बेटा, कि डेल एस, क्या लिख सकते हैं, डेल एस बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी, ये वाला टर्म लिख रहा हूं, किसके बराबर हो जाएगा, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 8 डालिए। अब इसका काम नहीं है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक। अब इक्वेशन 4, 7 और 8 से मिलान करना है इनको। किससे मिलान करना है, इक्वेशन 4 एंड 8 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, 7 एंड 8, 4, 7 और 8 से वी में राइट आप क्या लिख सकते हैं कि ds इक्वल टू cv बाई टी dt प्लस डेल एस बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी डी भी। ये आपका निकल आता है रिलेशन, ठीक। दिस इज एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड भी। दिस इज एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड भी, ठीक, which is applicable to any substance, which is applicable to any substance। चलिए भाई, आज की क्लास इतनी ही, स्याही खत्म हो गई है, फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सुबह तक मैं देखता हूँ, ठीक है, ओके।